बीजेपी वालों पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती, इनके घरों से भी नोट पकड़े जाते हैं। कांग्रेस या दूसरी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाते हैं भ्रष्टाचारी, जिन पे खुद बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, तो वो क्या जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं या वो गंगा जी नहा के आ जाते हैं। मोदी के चेहरे पे कोई वोट नहीं है। केवल और केवल इस देश की जो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा धर्म के नाम पे। तो आपको बैलेट पेपर से चुनाव कराने में प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शन कमीशन को क्या प्रॉब्लम है? वो तो शेर और शायरी गाने सुना रहे, शेर और शायरी सुना रहे उस पर जो है ईवीएम पे, तो वो क्या हटाएंगे? डेमोक्रेसी के लिए दिस इज़ नॉट ए हेल्दी साइन। जिस ढंग से हुकूमत चलती है, देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ सफोकेशन अराउंड। इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन लोगों ने दिए, जिन पे पहले मुख्तलिफ एजेंसीज के छापे पड़े, दिया डेटा नहीं, डेटा दिया, डेटा ही दिखा रहा है कि बीजेपी को पैसा मिला सबसे ज़्यादा। बीजेपी को हमको तकलीफ नहीं, बीजेपी ने हमसे तकलीफ है, हमें तकलीफ नहीं है। मोदी कोई हवा नहीं है, सिर्फ बैलेट पेपर है। आप उसके हिसाब से ये 400 पार कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ईवीएम में सेटिंग उसके हिसाब से की हुई है। अगर ईवीएम नहीं हटी तो मेरे हिसाब से तो ये चालाकी करके 400 पार कर लेंगे और संविधान को मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से 2024 के जो इलेक्शन है उनका जो ऐलान जो है वो हो चुका है, उसके बाद हम जनता की राय के तौर पर यहाँ पे ले लेते हैं। इस वक्त आप देख सकते होंगे मैं बस में मौजूद हूँ, यहाँ पे लोग दिख रहे होंगे, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किसको चुनना चाह रहे हैं ये लोग। मैम क्या कहेंगे, जिस तरीके से क्या दिख रहा है, किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय। हम चाहते हैं कि रामपुर लोकसभा जो सीट है वहाँ से महमूद प्राचा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, जो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, जो गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हैं और किसानों के मुद्दे भी उठाते हैं और ईवीएम बैन के मुद्दे को भी उठाया उन्होंने, और डॉक्टर रितु के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनको नौकरी से निकाल रखा है, तो उनको न्याय दिलाने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और जहाँ भी बहन बेटियों के साथ, किसानों के साथ, देश के सेना के जवानों के साथ अत्याचार होता है, एडवोकेट साहब वहाँ खड़े रहते हैं और लोगों की तन मन धन से सहायता करते हैं। बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों को विधान लोकसभा में चुनकर भेजना चाहिए। और रामपुर की जो जनता है उससे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आपके हक अधिकारों के लिए जो कोई आवाज़ उठाता है तो एडवोकेट साहब महमूद प्राचा साहब उठाते हैं और उनको तन मन धन से उनकी सहायता करें। क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है आपको इस वक्त? पहले तो आपके नेशनल दस्तक का धन्यवाद, जय भीम। हम महबूब प्राचा सर के निर्देशन में हम जा रहे हैं रामपुर के लिए, और मैडम ने बताया भी, अभी बताया भी है कि महबूब प्राचा जी हर गरीब मजलूम की साथ देते हैं, हमारा भी साथ दिया। हम नाहरपुर भीमजन कल्याण समिति से आए हैं और पूरे देशवासियों को मेरा यही संदेश है, यही कहूँगा, गुजारिश करूँगा, बीजेपी को हराओ और अपने लोग ज़्यादा संसद में भेजें। ताकि बीजेपी से क्या तकलीफ है आपको? बीजेपी को हमको तकलीफ नहीं, बीजेपी ने हमसे तकलीफ है, हमें तकलीफ नहीं है। बीजेपी को जनता से तकलीफ है? हाँ, गरीबों से तकलीफ है, वो गरीबों को हटाना चाहती है, गरीबों को मिटाना चाहती है। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए अपने आदमी ज़्यादा संसद में भेजें और जहाँ भी अपना साथी खड़ा हो उनका साथ दो, सहयोग दे। और देशवासियों में यही कहूँगा, और हम सब महबूब प्राचा जी के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। लेकिन बीजेपी को वोट लोग मोदी के चेहरे पर दे रहे हैं कि उनको कोई जरूरत नहीं है, मोदी के चेहरे पर वोट दिया जा रहा है। वो गुड़िया गरीब मजलूम को बहकाया जा रहा है। मोदी कोई हवा नहीं है, सिर्फ बैलेट पेपर है। आप उससे बैलेट पेपर से अभी इलेक्शन कराओगे ना तो जीरो है। कोई बीजेपी की या कोई मोदी की हवा नहीं है, सिर्फ मीडिया बिकी हुई है और मीडिया को बेच रखा। मीडिया उसकी मोदी करती है, तो ये उसकी कोई हवा नहीं है। बैलेट पेपर से इलेक्शन जीरो है, कोई कुछ नहीं है, कोई हवा नहीं है। जिस तरीके से सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि मोदी की कोई हवा नहीं है, तो मोदी फिर क्यों कहते हैं 400 पार? मैडम ये सब ईवीएम का खेल है। इन्होंने ईवीएम में अपना जो संविधान बदलने के लिए जो इनको 2/3 बहुमत चाहिए, उसके हिसाब से ये 400 पार कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ईवीएम में सेटिंग उसके हिसाब से की हुई है। अगर आप बैलेट पेपर से आप इलेक्शन कराते हैं तो मेरे को लगता है कि मोदी की खुद जमानत जब्त हो जाएगी। इलेक्शन की डेट तक अनाउंस हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि ईवीएम हटेगा या क्या होगा। हाँ, ये तो लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो उसकी सुनवाई चल रही थी उससे ऐसा रिजल्ट लग नहीं रहा कि ईवीएम हटेगी। लेकिन अगर ईवीएम नहीं हटी तो मेरे हिसाब से तो ये चालाकी करके 400 पार कर लेंगे और संविधान को मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए मैं तो जनता से यही कहूँगा
आप कह रहे संविधान को मिटाने की कोशिश करेंगे, सबसे ज्यादा संविधान की सुरक्षा भाजपा सरकार ही कर रही है। नहीं, ये एक सिर्फ जैसे मोदी जी की गारंटी है ना, ये जुमले की गारंटी है। ये ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ये संविधान के खिलाफ ही हर काम कर रहे हैं। अगर संविधान के हिसाब से चलते तो आज जो ये अत्याचार हो रहे गरीबों पे, ये अत्याचार नहीं होते। तो सर क्या लग रहा है, जो मोदी जी हैं वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं क्या? मैडम बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। मोदी जी संविधान के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। ठीक है जी, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो बीजेपी को तो हम बिल्कुल भी तो जनता नहीं चाह रही है क्या उन्हें? नहीं, हम तो बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करते जी। कारण क्या है कि जो आप पसंद नहीं करते हैं? मैडम उनकी नीतियाँ ही ठीक नहीं हैं। बीजेपी की नीतियाँ ही ठीक नहीं हैं। उनकी जो नीतियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं। वो गरीबों को बिल्कुल हटाना चाहती है। वो गरीबी नहीं हटाना चाहती है, गरीबों को ही हटाना चाहती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बीजेपी है उसकी कोई हवा नहीं है। अगर ईवीएम हट जाएगा तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 400 पार का जो नारा देती है वो नहीं आ पाएंगे 400 पार। सर क्या कहेंगे इस पे आप? जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ है, तो बीजेपी से तकलीफ क्या है? सबसे बड़ी बात है जो आज का इलेक्शन है, तो ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। पिछले 4-5 साल में खासकर जो हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो गवर्नमेंट थी वो दैट इज़ आफ्टर इंस्टीट्यूशंस। जो भी हमारा इस देश की जो सबसे बड़ी ब्यूटी थी दैट वाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब हर एक सहमा हुआ है, पीपल आर सिक्योर, नोबडी कैन एक्सप्रेस इवन टू द एक्सटेंट ऑफ जजेस। जुडिशरी पे भी प्रेशर है, ईडी, सीबीआई, आईबी। और इस देश की बहुत खूबसूरती थी ये थी कि इस देश में ये इतना डाइवर्स है, यहाँ के कल्चर, कस्टम्स, फेथ्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस। तो इस देश को जोड़ के रखना ही बहुत बड़ी बात है, ना कि इसमें पोलराइजेशन हो। तो जब हम देखते हैं माइनॉरिटीज़ की बात हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख्स हों, दलित्स हों, सब सहमे हुए हैं। एक ख़ास तबके को आगे बढ़ने के चांसेस दिए जाते हैं और जो बाकी लोग हैं वो पिछड़े हुए। तो देश में एक खौफ का माहौल है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, नोबडी डेयर्स टू ओपन हिज माउथ, क्योंकि ये एजेंसियाँ लगाते हैं, छोटा हो बड़ा हो उसके पीछे एजेंसी लगा। देखते हैं हता कि अगर कोई जज है, जज के बारे में भी इंक्वायरी करते हैं, कोई वीकनेस तो नहीं है। जज को भी संदेशा जाता है भाई सीधे चलना, आपकी वो खामी है। लिहाजा इसको हम सही मायनों में, रियल सेंस में डेमोक्रेटिक मीन्स आज नहीं कहेंगे। देश का जो सारा माहौल है, वातावरण जो है, उसमें खौफ का माहौल है। लेकिन अगर भाजपा नहीं तो कौन? तो दैट इज़ डिफरेंट। वो देखिए भाजपा नहीं, मतलब वो फिर हमें मरना है क्या? भाजपा ऊपर देखिए एवोल्यूशन, लाइफ इज इटसेल्फ एवोल्यूशन, ऑटोमेटिकली इवॉल्व होता है। और दूसरी जो बहुत बड़ी शिकायत है अगेंस्ट ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, और इस गवर्नमेंट में बहुत एरोगेंस है। और ये देख लीजिए जो प्रोटोकॉल है, कहीं भी आप मंत्री के रूम में जाओ, बड़े से ऑफिस में जाओ, वहाँ हमेशा होता है देश के मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटोग्राफ। आज आप देख लीजिए ऑफिस में जाइए, वहाँ 3 फोटोग्राफ है। एक है हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसके साथ हर जगह होम मिनिस्टर की पिक्चर है, हर जगह। आप देख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और सारे देश में एक संदेशा गया है कि ये 2 लोगों की सरकार है। इवन जो बीजेपी के लोग हैं वो भी चुप साधे हुए हैं। तो लिहाजा डेमोक्रेसी के लिए दिस इज़ नॉट ए हेल्दी साइन। जिस ढंग से हुकूमत चलती है, देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ सफोकेशन अराउंड। अगर तीसरी बार भी भाजपा आती है तो फिर क्या होगा? फिर क्या, फिर होगा जैसे सिस्टम चलेगा, एवोल्यूशन होगा, नहीं ये उभर जाएगी। देखिए कोई रहेगा नहीं। देखिए डायनामिज्म, लाइफ इज डायनामिक, कोई तो उम्र पर नहीं रहेगा। लोग आते हैं, गवर्नमेंटें आती हैं, गवर्नमेंटें चलती हैं, लेकिन यादगार है इसी पार्टी के जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ही इज़ रिगार्डेड इवन टुडे एज ए ग्रेट स्टेट्समैन। आपको मैं बताऊं, कांग्रेस के दौर में जब यूएनओ में जाना था, देश की रिप्रेजेंटेशन करनी थी, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस के किसी बंदे को नहीं भेजा। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को चुनकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में देश की रिप्रेजेंटेशन की। किस तरीके से विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, आचार संहिता के बाद भी कार्रवाई की जा रही है। वही है, दिस इज एन इंटॉलरेंट गवर्नमेंट। एरोगेंट भी है और इंटॉलरेंट भी है, किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं करते। डेमोक्रेसी है, बात सुनो, फिर आप इस बात पे
इसको एनालिसिस करो, ठीक है आपके हाथ में। भाजपा का ये कहना है कि हम भ्रष्टाचारियों को अंदर कर रहे हैं, नहीं, भ्रष्टाचार खत्म कर अरे रहे हैं। भ्रष्टाचारी कोई है वो बीजेपी का वो झंडा लेता है, वो दूर जाता है। हाँ, सैकड़ों केसेस है जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस थे, लेकिन जो ही प्रेशर के तहत जब वो बीजेपी में गए वो तो दूर से दुल गए। आप देख लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कौन है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन लोगों ने दिए, जिन पे पहले मुख्तलिफ एजेंसीज के छापे पड़े, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दिया, आज उनका जिक्र ही नहीं है। क्या उन्होंने पूरा डेटा दे तो दिया, उसके बाद भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है? नहीं, डेटा कहाँ दिया, डेटा दिया, डेटा ही दिखा रहा है कि बीजेपी को पैसा मिला सबसे ज़्यादा, और ज़्यादा लेकिन पैसा तो और भी पार्टियों ने लिया था, लेकिन आप टारगेट भाजपा को ही कर रहे हैं। भाजपा क्योंकि उनका मैक्सिमम चंक है, उनको जो भी पहले ये नहीं होता था इस लेवल तक, भाजपा को जो मिला फंड तो मिला, कैसे मिलता है, लेकिन उन पे पहले कुछ लोगों पे छापे पड़े, अंडर कोयर्शन दबाव के तहत ही चले गए। लिहाजा ये अगर दावा करते हैं जी हम ऑनेस्ट है, ये तो मानने वाली बात है नहीं। आते हैं आपके पास भी सर, जिस तरीके से जो कंगना रनौत को टिकट दिया है भाजपा सरकार ने, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो कंगना रनौत है वो कह रही है कि 2014 के बाद जो आज़ादी मिली है वो असली आज़ादी है, जो 1947 से मिली थी वो सिर्फ अंग्रेजों की भीख थी, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए ऐसा है पत्रकार जी, आप कंगना की बात कर रहे हैं, कंगना को टिकट दिया है, कंगना को टिकट देना कोई बहुत बड़ा कोई अजूबा नहीं है, अच्छी बात है, देश की नागरिक है और वो अपनी जो है बायोडाटा फुलफिल करती है, उस देश के नागरिक है, दे सकते हैं। बट जो उनका एक स्टेटमेंट है कि आज़ादी 14 के बाद मिली है, तो ये उनका जो है अधूरा ज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं है, वो अधूरा ज्ञान है कंगना को जो है। और मैं चैलेंज से कहता हूँ कि अगर कंगना ये मानती है कि 14 के बाद आज़ादी मिली है, तो उससे पहले क्या थे? लेकिन जिस तरीके से विपक्ष उनको टारगेट कर रहा है, उन पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, ये चीज़ भी तो गलत बताई जा रही है। ये तो पब्लिक का है, ये तो हर पब्लिक का, हर कोई एक दूसरे पे टोका टिप्पणी करता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन इस तरीके से एक महिला होने के नाते एक महिला का ही अपमान करना, देखिए महिला हो, महिला का अपमान तो खैर असहनीय है, नहीं करना चाहिए, और महिला हमेशा जो है वो सम्मान की हकदार है, और हमारे पूर्वज भी यही चला रहा परंपरा है कि महिला को जो सम्मान मिलना चाहिए। पर किसी बात का बतंगड़ बनाना भी तो बेवकूफ़ी है ना। अगर कंगना के बारे में कुछ उन्होंने टिप्पणी की है, वो भी एक महिला है, तो अगर एक महिला ने कुछ कहा है तो उसको देखो ना क्यों कहा है, किस लिए कहा है। लेकिन इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करना, क्योंकि वो भी एक महिला ही है। नहीं, आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ। महिला, हर महिला सम्मान की, हर महिला जो है सम्मान होना चाहिए, हकदार है सम्मान के। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि कंगना रनौत ही क्यों, ऐसे तो बहुत सारी हैं। हमारा हाथरस केस हुआ, और दुनिया भर के जो है, मणिपुर का देखो, तो क्या वो लेडीज़ नहीं है? वो नहीं दिखाई देता किसी को कि वो महिला है। वो किसी भी बीजेपी वालों को या किसी भी महिला को या किसी भी देश के नागरिक को ये नहीं दिखाई देता कि वो महिला है। उनका क्या सम्मान हुआ है या अपमान हुआ है? एक कंगना के ही क्यों, मतलब नॉट ओनली फॉर कंगना, ये तो सारी महिलाओं के लिए बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम का मुद्दा लगातार उठता रहा है, और अभी भी जो है महमूद प्राचा जो एडवोकेट हैं वो इसका मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ईवीएम हटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए मैडम, ऐसा है, इस हमारे लोकतंत्र में सबको अपना कहने का हक है, अपनी बात रखने का, और बहुत सही है। महमूद प्राचा के हम भी 3 बार अरेस्ट हुए, हम भी डिटेन हुए, महमूद प्राचा जी के साथ भी हुए, उदित राज के साथ भी हुए, उनके साथ अपना जो दिग्विजय सिंह जी थे उनके साथ भी हुए हैं। तो हम भी पिछले 6 महीने से ईवीएम के खिलाफ हम भी कह रहे हैं। हम ये कहते हैं, हम किसी बीजेपी को नहीं बोल रहे हैं, ना हम किसी मोदी को बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री जी को। हमारी डिमांड, मैं इस देश का वोटर हूँ, मैं देश की सरकार बनाता हूँ। इस देश में अगर वोटर ये कह रहा है कि मुझे किसी चीज़ पे डाउट है, तो इलेक्शन कमीशन को बात सुनने के लिए या बात मानने के लिए प्रॉब्लम क्या है? पहले भी तो बैलेट पेपर से होता था। मैं कह रहा हूँ कि आपका कैमरा खराब है, लेकिन वो देश आगे बढ़ा रहे हैं, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, और आप देश को पीछे ले जाने की कोशिश में। अरे मैडम, ये डिजिटल इंडिया की इसकी बात छोड़ो। आई एम 62 ईयर्स ओल्ड, मैं जानता हूँ डिजिटल है। डिजिटल जाओ ना, डिजिटल देखो, आप लालाओं की दुकान पे जाओ ना, जो वो बैठे हुए तुम्हारे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स जो बैठे हैं, कितना डिजिटल काम होता है, सारा कैश में कच्ची पर्चियों पे काम होता है।
मोदी जी कितना डिजिटल काम करते हैं। जो ये डिजिटल बॉन्ड जो लिया है ये भी तो देखा ना कितना डिजिटल। बार बार सवाल यही उठ रहा है ना कि जनसंख्या ज्यादा है, कैसे हो पाएगा? एक मिनट मैडम, आप मेरी इस पे पूरी बात हो जाने दीजिए। आप कह रहे हैं डिजिटल बॉन्ड की बात कर रहे हो, आपने कहा दूसरी पार्टी को भी चंदा मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो चंदा मिला है उसके थ्रू जो मिला है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चंदा, पार्टी को चंदा देना, चंदा लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन चंदा किस लिए लिया गया? आप इसकी बात करिए ना कि चंदा के लिए चंदा लिया है, आपने चंदा ले लिया, आपके 10 काम, धंधा तो नहीं किया ना। सवाल है धंधे का। चंदा लेके आप धंधा कर रहे हैं, धंधा दे रहे हो, तो सवाल उस चीज पे है। सवाल जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए ही लिया है। अरे जनता मैडम, जनता है तो जनता अगर भ्रष्टाचार, एक तरफ आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, एक तरफ आप जो कहते हो खुद ही भ्रष्टाचार फैला रहे हो, तो चंदा लेके धंधा करना तो गलत है ना। भ्रष्टाचारियों को तो वो अंदर कर रहे हैं ना। कौन भ्रष्टाचारी है बताइए? केजरीवाल को बताया जा रहा है। नहीं बताया जा रहा ना, प्रूफ तो नहीं हुआ ना उसमें भ्रष्टाचार। कार्रवाई तो चल रही है ना। कार्रवाई चल रही है, आने दो, कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई तो अब से चल रही है, पिछले 2 साल से चल रही है, पिछले 2 साल से चल रही है। कार्रवाई तो चलती रहेगी। बीजेपी वालों पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती, इनके घरों से भी नोट पकड़े जाते हैं। उनमें सब सही लोग हैं तभी तो कार्रवाई नहीं होती है। क्या है? सब सही लोग हैं ना, सही काम कर रहे हैं। केवल 24 घंटे के लिए रणबीर सिंह को बना दो देश का प्रधानमंत्री, फिर मैं बताता हूँ कैसे होती है कार्रवाई और कौन सही है और कौन गलत है। आपको पता लग जाएगा बीजेपी में कितने अच्छे हैं, कांग्रेस में कितने अच्छे हैं, दूसरे में। केवल 24 आवर्स के लिए पता लग जाएगा कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। क्या बात करते हो आप कि वो बीजेपी वाले जो हैं कि भाई वो सारे सही हैं। ये मतलब आपका मीडिया ही दिखाता है। जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, तो जो भी कांग्रेस या दूसरी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाते हैं, भ्रष्टाचारी जिन पे खुद बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, तो वो क्या जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं या वो गंगा जी नहा के आ जाते हैं? आप बताइए मैडम। आप ये देखिए ना कि मोदी के नाम पे, मोदी के चेहरे पे वोट मिल रहे हैं, उन्हें किसी दूसरे की जरूरत भी नहीं है। नहीं, मोदी के चेहरे पे कोई वोट नहीं है। केवल और केवल इस देश की जो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा, धर्म के नाम पे ज़्यादा यहाँ पे प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है। राम के नाम पे हम जो राम को लाए हैं, उनको लाएंगे। कौन राम को लेके आया? राम जो है, राम उनके घर में पैदा हुआ है क्या? अभी आए हैं क्या राम तो पता नहीं कितने साल पुराने राम है। 10 साल में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो 70 साल में दूसरी जो पार्टियां थी वो नहीं कर पाई। बेकार की बातें हैं मैडम ये। वो बिल्कुल इसको आप दूसरे वे में देखिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जो है जो 70 साल में जो इन्होंने जो 70 साल में नहीं हो पाया जो बीजेपी ने कर दिया, वो इन्होंने कर दिया। सही तो कह रहे हैं वो। आप उनकी बात को समझिए, कहना क्या चाह रहे हैं वो। क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। 70 सालों में ये तो पहले नहीं हुआ ना कभी। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। इनके जो है MLA या MP पकड़े जाते हैं तो उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई। महंगाई के कांग्रेस के जमाने में नहीं थी। नहीं महंगाई देखो, महंगाई इतनी नहीं थी जितनी अब है। 50 किलो आटा मिल रहा है, क्या करोगे? बेरोजगारी की आप दर देखिए। और हमारा जो है कैंपेन चला रहे हैं हम दिल्ली के अंदर, ऑल इंडिया जो है ये सामाजिक संगठनों का हमारा संयुक्त मोर्चा है। हमारा केवल और केवल एक ही ध्येय है कि इस देश से बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे आप। yes. बीजेपी, हाँ, आप दिखा दीजिए हमारा। तीसरी बार भी हैट्रिक मारने वाली है। देखो हैट्रिक मारने वाली है या नहीं मारने वाली है, हाउ यू कैन से कि मतलब वो हैट्रिक मारने वाली है। खुद बोल रहे हैं वो, खुद बोल रहे हैं वो। बोलने को तो मैं भी बोल रहा हूँ कि वो जो 40 पार भी नहीं कर पाएंगे। बोलने से क्या होता है? अब ऐसे तो जो है चोरी चकोरी जनता के दिल में बसते हैं तो लाएंगे ना 400 पार। चोरी चकोरी से अगर आप जो है चोरी चकोरी करके अगर आप गवर्नमेंट बनाते हो तो उसको आप क्या कहोगे? आप वो तो भ्रष्टाचार ही हुआ ना। तो इस बार जो है आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर देखते हैं 400 पार होते हैं, 40 पार होते हैं। जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे, क्या सहमत है आप इनकी बात से? हाँ, बिल्कुल इनकी बात से सहमत है। एक्चुअली क्या है कि देखो, बैलेट पेपर से क्या होता है कि अगर बैलेट पेपर फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड करने की संभावना कम होती है, राइट। अगर आप मशीन से करवाते हैं, बैलेट पेपर के बजाय मशीन से करवाओगे तो मशीन में क्या होता है कि फ्रॉड करने की संभावना ज़्यादा होती है। ये रीज़न है, इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ताकि फेयर इलेक्शन हो सके। ये हमारा मानना है। क्या कह रहे थे सर? हाँ जी, बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, मैं देश का वोटर हूँ।
अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी वोट जो है, जो मैं जहाँ वोट दे के आ रहा हूँ, वो वोट सही कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है, सही पार्टी को नहीं मिल रही है, तो आपको बैलेट पेपर से चुनाव कराने में प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शन कमीशन को क्या प्रॉब्लम है? मेरी आवाज़ सुनने के लिए, जनता की आवाज़ सुनने के लिए ईवीएम जरूरी थोड़ा है क्या? ईवीएम कहीं संविधान में नहीं लिखा कि आप जो है ईवीएम को जो है ईवीएम से चुनाव कराओ। जो उसमें जो लिखा, अभी के जो 2024 के चुनाव है, क्या लग रहा है बैलेट पेपर से होंगे या नहीं होंगे? नहीं, वो तो बोल दिया ना। वो तो कमिश्नर साहब जो है, इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है हमारे, वो तो शेरों सारी गाने सुना रहे, शेरों सारी सुना रहे उस पर जो है ईवीएम पे, तो वो क्या हटाएंगे? ये तो इनिशिएट अगर कमिश्नर साहब ले, इलेक्शन कमीशन ले, सुप्रीम कोर्ट ले, तब जाकर कुछ हो सकता है। तो मेरा तो ये मानना है, और जो भी मेरे समर्थक है, या हमारा जो है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ठीक है, तो सीधे तौर पर हाँ, ईवीएम का हटना बहुत जरूरी है। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। सर, जिस तरीके से अभी सर से बात करी, सर बोल रहे हैं कि हम बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे, तो क्या इनकी बात से सहमत हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम नहीं, बहुत सारे संगठन हमारे साथ हैं। ये इतने संगठन हमारे साथ हैं, और हमने एक जन जागरण का अभियान शुरू किया है कि जिसमें लोकतंत्र व संविधान बचाने हेतु जन जागरण अभियान। और हम दिल्ली में, एनसीआर में, जहाँ पर भी हम जा सकते हैं आसपास, वहाँ पर हम अपनी जो है क्षमता के अनुसार जो है जा रहे हैं, और कॉलोनियों में नुक्कड़ सभाएं करके, 100-150 लोगों की सभाएं करके इसका हम अभियान चला रहे हैं। और निश्चित रूप से ये बीजेपी से हम मुक्त कराने के लिए केवल हम ही नहीं, पूरे देश में इस तरह के अभियान चल रहे हैं, और ये हटेगी तो देश बचेगा। क्या लग रहा है, क्या हट पाएगी ये? निश्चित रूप से जब जनता अपना मूड बना लेती है ना, तो लेकिन चुनाव आयोग तो मानने के लिए तैयार नहीं है ना। देखिए, चुनाव आयोग को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट भी है। तो ये अगर बेईमानी करेंगे तो ये सारे रास्ते खुले हुए हैं, और कानूनी रास्ते निश्चित रूप से जो है ना, हम कानूनी रास्ते से चल के इसको जो है ना हटाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।